जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, जहाँ पर बाघ रहता है, जहाँ पर बाघ रहता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर शाकाहारी प्राणी भी अच्छे हैं, है ना। और एक बात आपको मतलब ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण है, मैं बताऊँगा, अभी सांप का बताऊँगा, चूहे का बताऊँगा क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन सब जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से। तो जहाँ पर टाइगर रहेगा वो जंगल सबसे अच्छा है, और वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा मतलब बैलेंस है, बैलेंस संतुलित, ठीक है ना। तो ये क्या है, अच्छा अब जब हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ का संतुलित रहेगा तो क्या क्या होगा। हाँ, बाहर इंसान भी रहेंगे, पेड़। जहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र अच्छा होगा वहाँ पर जैव विविधता सुना है क्या नाम, बायोडायवर्सिटी, है ना। क्या होती है बायोडायवर्सिटी, स्थल विशेष पर, जैसे यहाँ पर जितने भी मतलब जीव जंतु या वनस्पतियाँ पाई जाती है वो वहाँ की बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता कहलाती है, ठीक है ना। तो वहाँ की जैव विविधता, जहाँ टाइगर होगा वहाँ की जैव विविधता बहुत धनवान या बहुत रिच होगी, ठीक है ना। वहाँ पर सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ और सबसे ज़्यादा जो जीव जंतु हैं वो रहेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर सबसे ज़्यादा जीव जंतु और सबसे ज़्यादा मतलब वनस्पतियाँ रहेगी वहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये है कि जो टाइगर है वो, टाइगर का रहना बहुत ज़रूरी है जंगल में, तो उसके कारण सब कुछ सुरक्षित है ना। उससे अवैध कटाई पर भी रोक लगती है, पेड़ पौधे जो है जो काटे जाते हैं ना उस पर भी रोक लगती है, ठीक है। अच्छा अब अपन तो खैर पहली बात तो क्या है कि वहाँ जंगल है ही नहीं, और जो जंगल है वहाँ पर एक खेजड़ी जानते हैं आप लोग, कटीला झाड़ होता है, नहीं बबूल जैसा होता है, बबूल जैसे बड़े बड़े झाड़, कैक्टस तो झाड़ी, रेंझा बोलते हैं अपने यहाँ पर उसको, रेंझा बोलते हैं, बबूल जैसे वो ज़्यादातर पाए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो उसको क्या करता है वो नोच के खाता है, वो नोच के खाने का मतलब समझेगा कि नहीं है ना। तो वो अगर मान लो इधर भी चलेगा तो वो नोच के खाएगा, तो जो नोच के खाया जाता है ना तो वो जो वनस्पति है वो फिर बड़ी मुश्किल से ग्रोथ करती है। ऐसे ही नोच के खाने वाले कौन है, और बकरी और भेड़। जो बकरी और भेड़ है वो अगर जंगल में अगर छोड़ दी जाए तो कभी आपका जंगल का इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना बकरी और भेड़ करेगी। इसलिए बकरियों को कानूनी रूप से परमिशन नहीं मिलती है जंगलों में चराने के लिए, ठीक है ना। वो ब्राउजिंग बोलते हैं ना जिसको, नोचना, वो नोचती है। और एपेक्स यानी जो क्या होता है, एपेक्स पेड़ पौधों का एपेक्स क्या कहलाता है, कौन सा होता है, जो ऊपर जो ग्रोथ करता है ना, ऊपर सबसे ऊपर होता है, वो सबसे कौला नरम होता है, वो उसको ज़्यादा खाती है तो वो सब बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो भेड़ बकरियां हैं नोचती है, ब्राउजिंग करती है, तो वहाँ पर जो है वो, लेकिन उसमें क्या है कि वहाँ क्या बोलते हैं उसको, मरुस्थली जहाज बोलते हैं ना उसको, ऊँट को, तो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि वहाँ दूसरा प्राणी वो वहाँ के लोगों का जीवन उसी से चलता है, जैसे इसलिए ऊँट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ऊँट के साथ में ये है कि वो सब नोच के ऊपर उसकी गर्दन ऊँची है, इतनी ऊँचे पे वो खा लेता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर कोई जीवन है नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र में टॉप पे वहाँ पर जो लकड़बग्गा जानते हैं आप लोग, हाँ ना, लकड़बग्गा होते हैं टॉप पे, और या फिर
चील वगैरह होते हैं, चील होते हैं और कुछ टाप पे वहाँ कुछ ठीक है? कलियां भी होती हैं, जहरीली होती हैं, बड़ी होती हैं, तो वहाँ पाई जाती हैं, वो रहती है टॉप पे। वो टॉप पे रहती है। अच्छा, अब चले अपन कहाँ, समुद्र की बात करें अपन, तो पानी वाला, ये तो थल की। अच्छा, अपन इसकी थल की बात कर रहे थे, तो हम चलते हैं हिमालय बर्फीले, वहाँ पर टॉप पे कौन है? ये सब समझ में आ जाएगा। टॉप पे कौन है? अरे मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ भाई। टॉप लेवल पे कौन है खाद्य श्रृंखला में? खाद्य श्रृंखला में वहां पर होता है स्नो लिपर्ड होता ना, है हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं हिंदी। हिम तेंदुआ होता है, और या फिर बियर, पोलर बताया। हाँ, बिल्कुल सही। पोलर बियर है ना, वहाँ पर पोलर बियर। फिर उसके बाद में तो वहाँ पर वनस्पतियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। और हर जीव जंतु का, प्रत्येक जीव जंतु का और प्रत्येक वनस्पति का कोई न कोई भूमिका, इधर ध्यान देंगे आप लोग। हम लोग तो सुनने और समझने आए हैं, हम ये चाहते हैं कि आप लोग यहाँ आए हैं इतनी मेहनत से, तो कुछ लेकर जाएं यहाँ से, कुछ सीख कर जाएं। तो ध्यान से सुने आप लोग। अंत में आपको अच्छा ही लगेगा कि मतलब हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ तो यहाँ से सीखते जा रहे हैं, है ना। चलिए, तो हर प्राणी की और हर वनस्पति की कोई ना कोई भूमिका प्रकृति ने उसको निर्धारित की है। अब ये दीमक है, ठीक है, दीमक है नहीं, इसको क्या कहते हैं ये यहाँ की भाषा में? उधई भी कहते हैं। और ये इनको क्या कहते हैं? उठे उठे भाग गए। उसको मतलब हिंदी में तो बामी कहते हैं, वारुण बोलते हैं यहाँ पर, वारुण, ठीक है। ये अंग्रेजी में क्या कहलाती? टर्माइट। क्या है? टर्माइट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अच्छा, इसकी भी बहुत सारी प्रजातियाँ होती है, होती ना। ये प्रजाति अलग है जो हमारे घरों में लगती है। कहाँ लगती है? तो घर में कहाँ लगती है? दरवाजे जो हाँ, लकड़ियों के जो दरवाजे खिड़कियाँ रहती है उसमें लगती है ना, उसमें लगती है। और ये कब लगती है? जब थोड़ा सा नमी रहती है ना, तब लगती है, ठीक है ना। फिर उसके अलावा यहाँ पर अभी यहाँ हम नहीं देख पा रहे हैं, ये झाड़ों में भी लगी रहती है। ये प्रजाति अलग है। इधर सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब पहले इधर देखो, है ना, ये लगी थी यहाँ पर, है ना, इधर भी लगी है ना। तो ये जो प्रजाति है ये कभी भी जिंदा या जीवित वृक्ष पे नहीं लगती। इस तरह लगी है। क्यों लगी है? नहीं, इसकी जो छाल है ये डेड है, ये मरी हुई है ना। तो ये मरी हुई छाल पे लगी है, ये जिंदा इसको कुछ नहीं करेगी, ये मरी हुई छाल पे लगी है, इसका भोजन करेगी ये और इसको साफ करेगी। जो हम लोग क्या फेशियल करते कि नहीं, वो वही करती है, ठीक है ना। तो ये झाड़ों का ये फेशियल हो रहा है, ठीक है, ये प्रजाति। और फिर वो एक प्रजाति बताया मैंने। अब ये वाली प्रजाति क्या करती है? ये प्रजाति और बहुत सारी प्रजातियां जंगलों में, जो मैंने बताया था ना, मैं एक चीज़ भूल गया था, मतलब आगे नहीं बता पाया उसको मैं, कि जो डिकम्पोजिशन होता है तो इसका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। जितने जंगल में कटे हुए झाड़ और भी जितना पत्तियां हैं, मोटी पत्तियां हैं, उनको सब ये खाती है और उसके बाद में ये इसको पचाती है ना। और विस्टा के साथ जो निकालती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ह्यूमस होता है, ठीक है। तो जंगलों में जो झाड़ पेड़ को खाने वाले, सेलुलोज को पचाने वाला एकमात्र कौन है? केवल दीमक, है ना। और इसके अलावा
सेलुलोज को पचाने की शक्ति कौन रखते हैं? और कैटल्स। सही। चॉकलेट। सर ये लीजिए। उनके पास जाओ बेटा। कैटल्स है ना, ये भी मतलब, लेकिन इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं होती सेलुलोज को पचाने की, ठीक है ना। तो ये सेलुलोज को क्या करते हैं, ये भिर्रा बोलते हैं। ये वामी इतनी दिख रही है, ये वामी बालाघाट या देलाखाली तरफ देखेंगे तो ये इतनी हमारे मतलब 6-7 फीट की वामी होती है, ठीक है ना। अब इसमें ये वामी में एक खासियत है, ये वामी कौन बनाते हैं? दीमक बनाते हैं, है ना। दीमक का घर है, ठीक। मान लीजिए ये वामी है और इसको हमने ठोकर मार दी, गिर गई, है ना, गिर गई, तो ये आने वाले साल फिर उसके ऊपर फिर बना लेगी, रिपेयर कर देगी उसको, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जहाँ जहाँ ये वामी है, ये दिख रहा है ये तो ये पूरा नीचे एक ये पाइप, जैसे पाइप रहता है ना, इसका चैनल टाइप का बना हुआ है अंदर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि दीमक प्रजनन का कार्य है, वो रानी दीमक होती है, रानी, और जो बच्चे होते हैं उनमें वर्क ऑफ डिवीजन यानी काम बांट दिया जाता है ना। सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं वो सुरक्षा करते हैं, वर्कर्स होते हैं जो वो इसको बनाते हैं, ठीक है। नर भी होते हैं इसमें, है ना। अब ये जो नीचे जो बना हुआ है, जो डिज़ाइन है, ठीक है ना, ये गर्मी के दिनों में ठंडा होता है और ठंड के दिनों में गर्म होता है, मतलब एयर कंडीशनर, ठीक है ना। इसका तापमान 14 डिग्री से 30 डिग्री मेंटेन रखते हैं। तो ये सबसे बड़े प्रकृति के सबसे बड़े इंजीनियर है, क्या है? आर्किटेक्ट कहलाएगी, आर्किटेक्ट है ना, इंजीनियर है, ठीक है। अब ये मतलब ऐसा क्यों होता है भाई कि ये ठंडा क्यों रहता है, एयर कंडीशन क्यों होती है? इसका रीज़न है इसकी जो पाइप चैनल जो अंदर बने हुए हैं, इसकी संरचना है, ये संरचना के ही कारण, अब ये संरचना हम तो देख ही नहीं उसको, है ना, लेकिन इसका जो डिज़ाइन बनता है ना, उसी कारण ये ठंडे रहते हैं, ठीक है ना। इसी डिज़ाइन को आधार बनाते हुए युगांडा की राजधानी हरारे, क्या युगांडा की राजधानी हरारे में एक बिल्डिंग है, उसका नाम है ईस्ट युगांडा की कंपाला नहीं, युगांडा कंपाला नहीं, वो राजधानी नहीं, हरारे, युगांडा में की राजधानी हरारे, इसके जिम्बाब्वे हरारे में है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं। हरारे में है एक भवन है जिसका नाम है ईस्ट गेट सेंटर। वो भवन इसी डिज़ाइन के आधार पर बना हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पर कोई एयर कंडीशंस वगैरह नहीं लगे हुए, ठीक है ना। तो अब ये तो ये, अब इसका रोल क्या है भाई? अब हम इसको बताएंगे, इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है, जो जितने जीवन चलते हैं या और जो खाद्य श्रृंखला में ये क्या करता है, बताए। सड़ी गली चीज़ों को खाना, और सबसे महत्वपूर्ण तो ये जो बताया मैंने, पेड़ों को खाता है ये, और डिकम्पोज कहना चाहिए, डिकम्पोज ही कहेंगे उसको, अपघटित करता है वो। अपघटन का मतलब होता है कि जो मूल स्वरूप से जो आगे मतलब जो मिट्टी बन जाती है, उसको अपघटन वो कहलाएगा, है ना। तो ये अपघटित करता है ये, तो सबसे महत्वपूर्ण रोल तो इसका इसमें भी है ना। दूसरा ये क्या है कि बहुत सारे जो इधर बहुत सारे जीव जंतुओं का या प्राणियों का भोजन भी है। सबसे प्रिय भोजन किसका है ये? भालू का। पहले आई थी कभी बेटा? इसके पहले आई थी कभी? हाँ। चलो फिर भी देख लेता हूँ। भालू का सबसे प्रिय, ये इसको पहले ये आप लीजिए,
तो भालू का सबसे प्रिय भोजन कौन सा है? और मछली भी है। तो ये हो गया। अब ये जो है, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे वन्य प्राणियों का आवाज़ भी बना लेते हैं अपना, ये भी रोल है, ठीक है ना। तो बहुत सारे फायदे। अच्छा, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महंगी सब्जी जो हमारे एरिया में, हमारे जो क्षेत्र में है, सबसे महंगी सब्जी इसी से मिलती है हमको। कौन सी है? बटन मशरूम, है ना, उसी में आती है बरसात के दिनों में। और इस साल का जो उसका रेट था 800 रुपये था पर केजी, 800-600, ठीक है ना। तो ये इसका ये रोल है। और सबसे महत्वपूर्ण, और भी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये ज़मीन को, जंगल की ज़मीन को पोला करता है ना, और उपजाऊ बनाता है, ठीक है। चलिए, और किसी को देखिए, आप लोग जो है अभी या ठीक है, जेट्रोफा। अब इसको जो है क्या है, इसमें बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है ना कि जेट्रोफा के फल बच्चों ने खा लिए तो बीमार हो गए, ठीक है ना। इसके फल आते हैं, बीज आता है, ठीक है ना, तो सुकन के भी धोखे से खा लेते हैं। इससे क्या बनता है ये जेट्रोफा से, इसके फल से? बायोडीजल, यानी जैविक ईंधन, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। मैं बायोडीजल के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुआ, और मतलब बड़े फायदे बताए गए लोगों को कि भाई ये इससे मतलब ये होगा, इससे इतना फ़ायदा होगा, ये होगा, वो होगा। तो बहुत सारे लोगों ने प्लांटेशन भी लगाए, इस पर सब्सिडी भी मिली, सरकार से सब्सिडी मिली, लेकिन ये बिल्कुल असफल रहा। क्यों असफल रहा? कि ये बिल्कुल असत्य बात है कि हम खेतों में अगर इसको लगाएंगे तो जो खेत में दूसरी फसल है उससे ज़्यादा कहीं इसकी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरा ये क्या है, ये इसमें जो बीज निकलते हैं ये तो ज़्यादातर ऐसी ज़मीनों में आता है, हालांकि अच्छी ज़मीन में भी आता है, ये जहाँ मुरमेली ज़मीन हो ये वहाँ पर आता है, ठीक है ना। तो अब इसको जो है खेतों में तो लगा नहीं सकते, जो ये परिकल्पना की और जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाए और इसका सब्सिडी ली, ये तो सब गड़बड़ हुआ मामला, ठीक है ना। और ये फेल हो गया, उसके बाद में इसको सब भूल गए, है ना। तो अब इसको याद हम क्यों रखेंगे? ये इसलिए रखेंगे याद, ये वास्तव में क्या है कि जैसे गांव के मतलब मेड़ है, जैसे जंगल का किनारा है ये, तो गवर्नमेंट को क्या है, इसका प्लांटेशन जो है वैसे ही कर देना चाहिए, पान इसको वैसे ही करके छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे ही करके छोड़ने से ये जगह जगह, अब ऐसा नहीं कि थोड़ी सी जगह में किया या थोड़े से मेड़ में किया, कर दिया। अब अगर मान लो हम थोड़ी सी जगह में करते हैं, थोड़ी सी जगह मेड़ में करते हैं, तो होगा क्या इसका परिणाम कि फिर अगर कोई मजदूर या कुछ मजदूर इसको मतलब जो तोड़ने के लिए आएंगे, इसके फल इकट्ठे करने के लिए आएंगे, तो उनको जो मजदूरी नहीं पड़ेगी, उसको 10 रुपये या 20 रुपये या 25 रुपये या 50 रुपये पर डे पड़ेगा, तो फिर क्यों ले जाएगा? वो तो जैसा का वैसे, वो जो आपने पेड़ लगाए वो कोई मतलब नहीं, वो बीज गिरेगा नीचे, ख़त्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, है ना। तो इसलिए इसका जो है प्लांटेशन अगर हम करते हैं तो अच्छी तादाद में मतलब जो है, जो जंगलों के किनारे या रेवन्यू लैंड के किनारे या हमारी मेड़ों पर करें, ताकि अगर कोई मजदूर इसको मतलब तोड़ने के लिए या बिनने के लिए निकलता है तो वो उसको मजदूरी उसकी 250 रुपये या 300 रुपये उसको पड़ जाए, तो तब जाके ये बायोडीजल के काम में आएगा, अन्यथा मतलब इसका कोई मतलब नहीं, है ना। क्योंकि बायोडीजल नहीं खा पाएगी, तो ये इसलिए ये प्रोटेक्शन के लिए आजकल ये बंद हो गया है, इसको नहीं करते। क्यों? अब क्यों नहीं करते? अब देखिए आप, ये जो है ये बनाई थी किस लिए? इसको बोलते हैं केटल प्रूफ ट्रंच या पशु अवरोधक खंती प्रोटेक्शन ट्रंच बोलते हैं, CPT, है ना, पशु अवरोधक खंती बोलते हैं इसको। लेकिन ये यहाँ पर जो है ये गलत बना है। ये क्यों गलत बना कि ये ट्रंच की बजाय ये नाला बन रहा है। क्यों बन रहा है कि अब ये क्या होता है, समुच्च खड़ी को अंग्रेजी में कैसा ऐसा इधर नहीं चाहिए, यहाँ पर इतनी ऊंचाई, इसमें ढाल नहीं होना चाहिए, ये एक लेवल रहना चाहिए, मतलब कंट्रोल ढाल होने से क्या है, कटाव होता है। तो ये गलत बना हुआ है, इसलिए दिख रहा है ये आपको नाला बन रहा है ना, धीरे धीरे, और ये नुकसान वाला है। उधर से चलिए आगे, बच्चे आगे चलो। और वहाँ जो कि मृग प्रजाति का होता है, उसकी ये विष्ठा है, किसकी? नीलगाय। और इनकी एक खासियत होती है, मृग प्रजाति के जितने भी वन्य प्राणी होते हैं, चिंकारा हो गया, कृष्ण मृग हो गया,
ये एक ही स्थान पर विष्ठा करते हैं। जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, चरेंगे और एक ही स्थान पर आकर विष्ठा करते हैं। हिरण प्रजाति अलग होती है, मृग प्रजाति अलग होती है। मृग प्रजाति और हिरण प्रजाति में एक मुख्य अंतर यह भी है कि मृग प्रजाति में सींग होते हैं और हिरण प्रजाति में एंटलर पाए जाते हैं। एंटलर जो है वो एक निश्चित समय अवधि के पश्चात गिर जाते हैं और फिर से उनमें आ जाते हैं। और सींग जो है, जो एक बार आ गया वो एक समय में धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन वो गिरता नहीं है। सींग पोले होते हैं और एंटलर वो एकदम भरे हुए होते हैं, ठोस होते हैं। सर और एक थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगी मैं। एंटलर होते हैं वो मेल्स में ही पाए जाते हैं, हाँ, है ना। जैसे आइवरी होती, हस्तिदंत केवल मेल हाथी में ही पाया जाता है, और वो एंटलर के लिए या हस्तिदंत के लिए ही उसकी तस्करी होती है। जी जी बिल्कुल। मृग प्रजाति और हिरण इसकी बात करें, है ना। तो बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जितने पक्षी होते हैं और जितने भी प्राणी होते हैं, ये जो जंगल के पशु होते हैं ना, 4 पैर वाले, ठीक है ना, ध्यान देंगे इधर। इनमें क्या होता है कि जो नर होता है ना, क्या होता है, मेल फीमेल में क्या अंतर होता है? फीमेल मतलब मादा और मेल मतलब नर। देखने की बात कर रहा हूँ मैं कि देखने में क्या अंतर होता है। हम अगर देखते हैं तो क्या अंतर है? जल्दी जल्दी बता। मेल जो है वो सुंदर होता है, मेल क्या होता है, सुंदर होता है। इसी प्रकार से पक्षियों में भी मेल सुंदर होता है। ऐसा मानव में नहीं होता, नहीं होता ना। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा अन्याय क्यों किया उसने, ऊपर वाले ने? अच्छा एक बात बता, ये अन्याय जो है मानव के साथ में है या फिर पशु पक्षियों के साथ में हुआ? किसके साथ अन्याय हुआ, कोई बताएगा? ऐसा इसलिए है, जहाँ तक हम मेल की बात करें, मेल जैसे सिंह जो होता है ना, सिंह टाइप। शेर और बाघ में अंतर है कि नहीं है? शेर क्या होता है, वो बड़ा होता है, बड़ा वाला सिंह बोलते हैं, लॉयन, है ना। और बाघ है ना टाइगर, जो हमारे यहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें भी आप देख लीजिए, तो सिंह जो होता है ना, मेल होता है, सुंदर होता है कि नहीं। इसी तरह से आप देख लीजिए पक्षियों में जो मोर होती है, मोर सुंदर होता है ना, मोरनी नहीं होती। तो क्यों है ऐसा? इधर इधर ध्यान देंगे, क्यों ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि हम लोग जो है ना, जैसे कोई हम पर खतरा मन रहा है, हमको कोई हमारी हत्या करना चाह रहा है या हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार करना चाह रहा है, तो हम जो मानव है वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। कहीं हम भाग के चल जाएंगे, कहीं घुस जाएंगे, कहीं, है ना। और फिर उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, हम लोग अपना घर बना लेते हैं। इसकी जवाबदारी किसकी रहती है, ठीक है। तो जनरली पशु और पक्षी का शिकार या तो मानव भी करता है या फिर दूसरे प्राणी भी करते हैं, है ना। तो अगर मान लो जो फीमेल है वो अगर सुंदर होती तो वो अट्रैक्टिव रहेगी, है ना, तो उसको मतलब जल्दी शिकार करेगा।
कोई भी शिकारी रहेगा वो जल्दी शिकार करेगा, इसलिए जो है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या होता है कि पक्षियों में और एक खासियत होती है, पक्षियों में खासियत होती है कि वो प्रजनन के समय अपना जो है प्रकृति के ये प्रकृति देती ना, तो उसके जैसे ये है, ये प्रकृति ये ऐसा रंग बना लेगी, अपना परिवर्तन थोड़ा करती है, तो सुरक्षा के लिए करती है ना, ताकि वो सुरक्षित रहे और उसके अंडे बच्चे वो सुरक्षित रहे। इसी तरह से पशुओं में भी ऐसे ही है ना, तो उनको भी खतरा रहता है। तो मादा के ऊपर क्या जवाबदारी रहती है? अपने वंश को बढ़ाने की। अगर मान लो वंश नहीं बढ़ेगा तो खत्म, दुनिया ही समाप्त हो जाएगी ना। तो इसलिए ये ईश्वर ने क्या किया है, इनको इसलिए सुंदर बनाया और मानव को उसका उल्टा ठीक है। ये अब एक इसी कार्यक्रम में जो है हो गया पशु पक्षी के बारे में अपन समझ गए ना कि क्यों सुंदर, ये भी जान गए अपन कि मेल उसमें सुंदर होता है। ठीक है, बड़ी पक्षी है कोई। एक बया पक्षी का घोंसला देखा है क्या आपने? जो ज्यादातर मतलब बबूल के पेड़ों पर लटका रहता है, खेतों में ऐसा लटका हुआ, शींद के पेड़ों पे लटका रहता है ना, लटका रहता ना वो उसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं बया पक्षी कहते हैं। बया छोटी सी चिड़िया होती है, छोटी सी चिड़िया होती है। तो देखिए वो भी जो है अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए कितनी सजग है, उसका उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। क्या होता है कि जो ये घोंसला बनाता है ना, कौन बनाता है घोंसला? नर, मेल बनाता है घोंसला जो है। और जो ये पेयर में रहते हैं हमेशा, जो मादा होती है वो घोंसले का निरीक्षण करने बार बार जाती है, एक बार जाती है, 2 बार जाती है। तो जो घोंसला मादा ने रिजेक्ट कर दिया तो वो घोंसला बेकार हो जाता है। ठीक है ना, वो घोंसला फिर आधा अधूरा ही पड़ा रहता है और फिर दूसरा घोंसला नर को बनाना पड़ता है। तो इस तरह से वो 2, 3, 4, 5 बार जाती है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं बना पाया तो फिर वो उनमें भी अलगाव हो जाता है। ठीक है ना, सामान्य तौर पे ऐसा नहीं होता, प्रयास होते हैं, 1 बार में बन जाता है, 2 बार में, 3 बार, 4 बार में वो बन ही जाता है घोंसला। ठीक है ना। अब वो घोंसले का निरीक्षण जो है मादा क्यों करती है और मेल के समझ में क्यों नहीं आता कि ये उतना अच्छा है कि नहीं है, तो क्या फीमेल की समझ में क्यों आता है? तो बताओ आप। तो उसका दिमाग ज़्यादा चलता है ना, ऐसा। देखिए क्या होता है कि जब भी हम पर अगर सुरक्षा की जवाबदारी हो तो निश्चित रूप से हम सजग रहेंगे, तो वो उसके ऊपर भी सुरक्षा की जवाबदारी रहती है, किसकी? अंडों की, बच्चों की। तो वो ज़्यादा सजग रहती है ना। और वैसे भी फीमेल जो है ज़्यादा सजग होता ही है, चाहे वो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जवाबदारी रहती है, चाहे मानव में हो चाहे। तो क्या होता है कि वो जो घोंसला जो बनता है फाइनली, उसमें वो अंडे देती है। और वो घोंसला कैसे होता है? वो घोंसला वाटर प्रूफ होता है। क्या होता है? कितनी जबरदस्त टेक्निक है। वो भी जो वो पक्षी भी बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, बया जो है ना। तो ये क्यों करता है? इसलिए करता है कि वो सुरक्षित। इसका क्या उपयोग हो सकता है? बेड बनाने में और दरवाजा। अच्छा है, गर्मी में पत्ते गिरा देते हैं, क्यों गिरा देते हैं बताएगा? गर्मी के दिनों में अधिकतर वृक्ष जो हैं, गर्मी के दिनों में अधिकतर वृक्ष जो हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो बताएगा। अरे कोई पता होगा तो बहुत बेसिक चीज है।
काटे और गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जनरली वाटर कम हो जाता है या जो अपनी सॉइल है इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी कम हो जाता है, तो वृक्षों को पानी कम मिलता है, ठीक है। और पत्तियों से क्या होता है, पत्तियों से जो इनकी जड़ों से होकर जब पानी पत्तियों तक पहुंचता है, खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, उस समय पे क्या होता है कि कुछ पानी का जो हिस्सा होता है वो जिसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, उसके माध्यम से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो उस पानी की कमी से बचने के लिए जो होता है तो गर्मी के दिनों में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं वृक्ष, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन जो सदाबहार वन होते हैं, जहाँ अच्छी खासी बारिश होती है, जहाँ वाटर लेवल साल भर बहुत अच्छा रहता है, वहाँ के वृक्ष जो जनरली होते हैं वो अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं। मेन ये रीजन है। अच्छा, तेंदुपत्ता जानते हैं? किस किसने नाम सुना है? क्या होता है उससे? वीडियो बनाते हैं। यहाँ दिखा कहीं आसपास? अरे यही इनको बताने में